जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। और इस प्रश्नावली को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। लिखा है, एक नंबर की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। अभाज्य संख्या होता है जो एक या स्वयं से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ETC कर दीजिए इत्यादि। इस तरह से होता है संख्या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि 2 से कब कटेगा और 3 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, 7 से कब कटेगा। ठीक है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो 2 से कटने के लिए याद रखिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी इकाई का अंक आता है तो 2 से कटेगा, यानी कि उसका फैक्टर करने के लिए 2 से कटाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, 3 से कब कटेगा? यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ने पर अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कटेगा। 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए। और 7 से कटने के लिए भी नियम होता है, उसको कटा करके जांच कर लेंगे। ठीक है, अब प्रश्नों को देखते हैं। एक नंबर 140 का फैक्टर करना है, तो अंत में क्या है? 0 है, इसका मतलब कि 2 से कटेगा, तो 2 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 0 का 0, 70 दूना 140, फिर 0 आया तो 2 से कटेगा, 35 दूना 70। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये अंत में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 7 35 हो जाएगा। ये 7 अभाज्य संख्या होता है, तब ये नहीं कटेगा। तो लिखिएगा कि अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 गो 2 है तो 2 गुणे 2 लिखिए, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं कि 2 गो 2 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। इस तरह से इतना आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी आंसर सही है, पूरा नंबर मिलेगा। अगला है 2 नंबर 156। तो 156 को किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 से काटिएगा तो 2 7 14 होता है, 1 बचेगा, 2 8 16, 78 बाहर में कटेगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। उसके बाद 9 3 12, यानी कि 3 से कट जाएगा तो 13 3 होता है 39। अब 13 अभाज्य संख्या है तो फिर इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गो 2 है, एगो 3 है, एगो 13 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखिएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। आगे से बढ़ा सकते हैं इसको कि 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इतना हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोनों और प्रश्न लिखे 510 और 92। तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसका फैक्टर कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, 510 का फैक्टर 2 3 5 17 होगा। और 92 का फैक्टर कर लीजिएगा तो 92 का फैक्टर कितना हो जाएगा? फैक्टर का 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 23 चौका 92 होता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है? केवल 2 कॉमन है, इसके सिवा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब अभी बताए हैं कि जो कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही, और जो बच जाएगा उसको भी लिखा जाएगा। तो ये 2 कॉमन हो गया, तो 3 5 17 बचा, तो 3 5 17 लिखेंगे। और क्या बचा? 2 बचा, 23 बचा, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे।
और 23 लिख देंगे। ये सब को गुणा कर लेंगे तो गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13,260 हो जाएगा। सबको गुणा कीजिएगा तो 13,260 होगा। अब जांच करने के लिए बोला है तो जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पे जांच कर देते हैं। देखिए जांच करते हैं तो जांच में क्या होता है a इंटू बी, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या है कितना, पहली संख्या जो है 510 है तो 510 लिखिएगा। अब बी मतलब दूसरी संख्या है 92, एचसीएफ कितना है 13,260 है और एलसीएम है 2। तो गुणा कर दीजिए इसको, तो गुणा कीजिएगा तो कितना ये होगा 200, 6 दूना 12 के 2, 2 दूना 4 1 5 और 13 दूना 26 1 27, 27,520 होगा। इसको भी गुणा कर लीजिएगा तो 27,520 आ जाएगा। इतना हो जाएगा आंसर, यानी कि दोनों आ रहा है बराबर, तब बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, 336 और 54 लिखा है। तो 2 का 3 नंबर जो प्रश्न है 336 और 54 है, 336 और 54। तो 336 का सबसे पहले फैक्टर कर लीजिएगा। तो 336 का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 4 को 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये गो 3 आ जाएगा और ये गो 7 आ जाएगा। इतना इसका फैक्टर होगा। और 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 54 का फैक्टर तो आसान है, 2 3 6 3 18, 18 3 54 हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना, एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए ये वाला तो कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो गया, इसको ही कॉमन कर लीजिए, सामने सामने है। तो जो कॉमन हो गया तो 2 कॉमन हुआ, 3 कॉमन हुआ, तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी कि एचसीएफ निकल गया 6। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं। एलसीएम बराबर 6 का मतलब 3 दूना 6 कॉमन हो गया तो गोटे 6 लिख दीजिए और बच क्या रहा है 2 2 2, यानी 3 गो 2 बच रहा है। तो 3 गो 2 उतार दीजिए, एक गो 7 बच रहा है तो 7 को भी उतार दीजिए। यहाँ पे 3 3 बच रहा है तो 3 गुणे 3 लिख दीजिए। अब इस सबको गुणा कर लीजिए, तो इस सबको गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, सबको गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 24। गुणा करने पर टोटल कितना आएगा 30 24 आएगा। अब इसका जांच कर लीजिए सही है या गलत है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पे a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a का मान कितना 336 और b का मान है 54 बराबर एलसीएम का मान है 30 24 और एचसीएफ का मान है 6। इसको गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12, 2 14 के 4, 6 0 0 आरसी नहीं किया तो 1, 6 3 18 हो जाएगा। अब 6 चौका 24 ये भी आ रहा है, 6 चौका 24 यानी कि इसको भी गुणा कीजिएगा तो कितना 4 4 1 8 1 आ जाएगा। यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। जब दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब कि जो बना हुआ है बिल्कुल सही है। तो इतना आंसर हो गया और ये जांच भी हो गया। तो एचसीएफ 6, एलसीएफ 3024 हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन दिया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना। तो 12 15 और 21 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 2 गुणे 2, 2 दूना 4 कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 3 12। 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, 15 बराबर 3 गुणे 5। और 21 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 7 हो जाएगा, 321 होता है। तो अभी हम बताए हैं क्या कि
एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होगा कि जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 है कॉमन, केवल 3 के सिवा और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3। और एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो कॉमन होगा तो उसको लिखना ही लिखना है। तो 3 कॉमन है तो लिख दिया, और बच रहा है 2 बच रहा है ऊपर वाला में से, इसमें एगो 5 बच रहा है, इसमें एगो 7 बच रहा है। तो इस सबको गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, और 6 सत्ते 42 होता है, यानी कि 420 हो जाएगा। गुणा करने पर टोटल कितना हो जाएगा, 420। तो एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम 420 हो गया, इतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 2 नंबर यहीं पे बना देते हैं। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। और 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। मतलब जो अभाज्य संख्या होता है उसको इस रूप में इसलिए लिखा जाता है कि उसका एचसीएफ निकालना आसान हो जाए। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, इस सब में 1 शामिल है, यानी कि एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, सबको गुणा करना पड़ेगा। 17 गुणे 23, 17 गुणे 23 गुणे 29 यहाँ रहेगा, ठीक है। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब ये सबको गुणा करना पड़ेगा, तो सबको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11,339 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम 11,339 हो गया। एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर जो प्रश्न लिखा है 8, 9, 25 है, 8, 9, 25 है। तो इसका भी फैक्टर कर लेते हैं, 8, 9 और 25। तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 2 हो जाएगा। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टर जो आएगा 3 गुणे 3। 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। अब कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब संख्या कॉमन नहीं दिखता है ना तो एचसीएफ बराबर 1 लिखा जाता है। जब कोई संख्या कॉमन ना हो तो एचसीएफ बराबर क्या लिखिएगा, 1। और एलसीएम बराबर जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक है। 8 गुणे 9 गुणे 25 कर दीजिए, तो 9 8 है 72। अब 72 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 दूना 50 के 0, 25 8 है 200, 200 में कितना, इसको गुणा कीजिएगा तो 8 9 72 और 25 सत्ते है ना, 25 सत्ते कितना होता है, 175 और 5 80, यानी कि 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 यानी कि 1800 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि एचसीएफ ऑफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्या दिया गया है, उसका एचसीएफ 9 दिया गया है, तो कह रहा है कि इस दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो इसको सूत्र से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो दिया है उसको पहले लिख लिया जाएगा कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना कि ए बराबर, इसमें से कोई मान सकते हैं, बड़ी संख्या को ये मान लेते हैं, माना जाता है, तो 657 को ये मान लीजिए। और बी बराबर मान लीजिए कितना, 306 हो जाएगा। तो एलसीएम का सूत्र क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है कि ए इंटू बी बट्टा एचसीएफ होता है, ए इंटू बी बट्टा एचसीएफ होता है। तो इसमें मान भर दीजिए, ए का मान कितना 657 हो जाएगा, और बी का मान कितना, बी का मान जो है 306 है, और बट्टा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर दिया गया है 9, तो 9 से इसको भाग दे दीजिए, तो 9 से काट दीजिए कितना, ये 306 को, तो 9 3 27 होता है, शेष 3 बचेगा, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि 657 में 34 से गुणा कर देना है।
तो 657 इंटू 34 बचा। अब 34 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 22,538। 22,538 हो जाएगा आंसर। समझ में आया सबको? ये सूत्र होता है। और ये सूत्र कैसे बना है यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं। सूत्र अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। तो यहाँ से सिंपल से LCM का मान निकाला गया तो HCF क्या होगा? HCF जो होगा बाटा में आ जाएगा। तो HCF इसके बाटा में आ गया तो वहीं तो सूत्र लिखे हैं यहाँ पे। अगर HCF ही निकालना होगा तो LCM बाटा में आ जाएगा। अगर पहली संख्या निकालना होगा तो B बाटा में आ जाएगा। दूसरी संख्या निकालना होगा तो ये बाटा में आ जाएगा। सिंपल सा है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। कब शून्य होगा? यदि 10 के पावर n हो। तो 10 के पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 के पावर n लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n भी लिख सकते हैं। यानी कि क्या होना चाहिए? शून्य पे समाप्त होने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए। अब 6 के पावर n को ले लीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो 6 के पावर ले लीजिएगा तो इसका फैक्टर कीजिएगा, कितना होगा? 2 गुणे 3 होगा। 2 गुणे 3 होगा, इसके पावर में n होगा। तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या? 5 चाहिए था, लेकिन इसमें 5 है नहीं। हमें 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n चाहिए, लेकिन ये 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना लिख सकते हैं आंसर। ये बात समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए प्रश्न, एक बार और समझिए। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 0 पर कब समाप्त होगा? हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा। तो 0 कब होगा? यदि 10 के पावर n हो तभी 0 होगा। तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5, यानी कि इकाई के अंक पे 0 होगा तभी स्क्वायर कीजिए, चाहे क्यूब कीजिए, चाहे पावर में कुछ भी कीजिएगा तो 0 आएगा। तो इसको 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में, और अलग अलग करके 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n भी लिख सकते हैं। तो अब 6 को जांच कर लेते हैं। तो 6 को लेते हैं तो इसको 2 गुणे 3 फैक्टर कर सकते हैं। अब n लगाइएगा दोनों पर तो 2 के पावर n 3 के पावर n होगा। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो 5 जब नहीं आ रहा है इसका मतलब कि 0 पर समाप्त होगा नहीं। तो लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1 सब गुणा में है प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? यानी कि जांच करके बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कब होगा? जब उसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो जो संख्या दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ पे उतार देते हैं। क्या क्या दिया गया है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 7 11 13 और प्लस में 13 दिया है। तथा दूसरा संख्या क्या दिया है? दूसरा संख्या दिया है कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5 दिया है। तो लिखेंगे 7 6 5 4 3 2
1 और प्लस में 5 दिया है, इतना दिया है तो इतना लिख लीजिए। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। तो इसमें से 13 कॉमन कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, 13 को कॉमन कर लीजिए। तो 13 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 7 गुणे 11 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। 13 कॉमन हो गया तो, तथा इसमें से 5 कॉमन कर लीजिए ताकि ये भी गुणा के रूप में हो जाए। तो बचेगा कितना, 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 कॉमन हो गया, 3 गुणे 2 और 1 से गुणा होगा तो उतना ही होगा, प्लस में 1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जोड़ लेते हैं। तो 11 सत्ते 77, 1 78 हो जाएगा, 13 गुणे 78 हो जाएगा। तथा ये 5 और इसको अब क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 छक 6 सत्ते 42 में 24 से गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6 चौका 24 और 6 सत्ते 42, तो 42 में गुणा कर दीजिए 24 से। तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, यानी कि 1008 हो जाएगा। 1008 और प्लस में 1 होगा तो ये 1009 हो जाएगा। तो 13 गुणे 78 को क्या लिख सकते हैं, 78 का फैक्टर कर दीजिए। तो 78 का फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 78 का फैक्टर। सबसे पहले 2 से काट दीजिए। तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18 होगा, 39 दूना 78 होता है, ठीक है। अब 3 से कटेगा तो 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया इसका फैक्टर। तथा 5 गुणे इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना 109 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1009। तो इसका भी क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है, इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है, अतः कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्याएं भाज्य है, दी गई संख्याएं भाज्य है। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। जो संख्या दिया है प्लस में दिया है तो उसको गुणा के रूप में हम चेंज करेंगे। तो 13 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा। इसको गुणा करेंगे तो 11 7 77 1 78, 78 का फैक्टर इतना हो जाएगा, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है। इसको भी सॉल्व किए तो 5 कॉमन कर लिए तो 7 6 4 3 2 1, 5 कॉमन हुआ तो 1 बचा। इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 1008 प्लस 1 1009 हो जाएगा। तो 1009 के सिवा क्या है, इसका फैक्टर एक और 1 भी होगा, इसलिए ये भी भाज्य संख्या। तो लिख सकते हैं कि दी गई संख्या है भाज्य है। अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको क्या करना चाहिए, एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 18 और 12 का एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको किसी विधि से निकाल सकते हैं। 18 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 से कटेगा तो 9 दूना 18, 6 दूना 12। अब 3 से कटेगा तो 3 3 का 9, 3 दूना 6। कटेगा नहीं तो सबको गुणा कर देंगे, सबको गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 36। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, कितना समय बाद, 36 मिनट बाद पुनः वो मिलेंगे। 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 मिनट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा है कि वो अच्छा ही लगा होगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।